Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड सोर्स की बात करें तो द हिंदू ही इसका सोर्स है। तो प्राइमरीली यहाँ पर आज बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14 करंट अफेयर्स के आसपास हम जो है वो डिस्कस करेंगे एंड आउट ऑफ दोस 14 7 पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बाकी 7 जो कि नॉर्मल है, सिंपल है, जिनको आप खुद से भी पढ़ सकते हो, उनका जस्ट फैक्ट बेस की अगर बात करूँ तो वो सब यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले कि हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 8 ईयर लो ऑफ 1.55% हो गया एज फूड प्राइसेस ड्रॉप। तो एज वी ऑल नो कि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को बेसिकली मेजर करने के लिए, स्पेसिफिकली जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ये दो बेसिस पे यहाँ पर हमारे सीपीआई के थ्रू कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिक सा फैक्चुअल डाटा है आपके पास कि जुलाई के अंदर रिटेल इन्फ्लेशन जो है 1.55% हमारे पास हो गई है। सीपीआई जो है मॉस्पी ने जो रिलीज की थी वो भी अब 9 कंसेक्यूटिव मंथ से ईज आउट हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है, क्योंकि हमने ये चीज भी डिस्कस की थी, जो कंज्यूमर्स हैं वो अब पैसा नहीं खर्च रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, है ना। सो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे करके हम डाउन जा रही हैं। एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में वो ऑल टाइम और भी ज्यादा लो हो गया है, दैट इज 0.8 -0.8 के आसपास ये पहुंच गया है, ठीक है। एंड डिफ्लेशन आइटम्स के तौर पे अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस एंड मीट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर। एंड वेजिटेबल एंड पल्सेस की इन्फ्लेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 21% एंड 14% रिस्पेक्टिवली हो चुकी है। एंड फूड प्रोग्रेस ऑफ द मॉनसून, एडिक्वेट रिजर्वोयर लेवल, स्ट्रॉन्ग खारिफ जो हमारा सीजन इस बार गया है, मॉनसून अच्छा हुआ है, फसल अच्छी हुई है। खारिफ सीजन के बेसिस पे हम सब कुछ अगर देखें तो हमारा, क्योंकि अब फसल अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं, है ना। सो इसी वजह से हमारा प्राइसेस इन द फर्दर ऑल्सो या फ्यूचर ऑल्सो हो सकता है वो कम हो जाए, ठीक है। एंड कोर इन्फ्लेशन के इंडेक्स पे बेसिस आपको बताया कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसमें हमारे फ्यूल के प्राइसेस, ठीक है, इंक्लूड नहीं किए जाते, या हमारी फूड इंडस्ट्री के जितने भी मेजर कंजम्पशन की चीजें हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ये कोर इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे बताएगी। पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट की कैटेगरी में इन्फ्लेशन जो है वो फ्लैट रही 2.4। देन उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी में इन्फ्लेशन जो है 2.5 थी एंड जीरो मार्जिनली की बात करें 2.4 2.5 सेम, ऑलमोस्ट सेम रही, ठीक है। एंड हाउसिंग सेगमेंट में इट रिमेन्ड एट 3.2% इन जुलाई। फ्यूल एंड लाइट की कैटेगरी में इन्फ्लेशन जो है 2.7 हुई जुलाई में, थोड़ी सी बढ़ गई है फ्रॉम 2.5% इन जून, ठीक है। तो बेसिक सा फैक्चुअल डेटा ये है। एंड दूसरी चीज आपको यहाँ पर और बताई गई, हाई बेस इफेक्ट। हाई बेस इफेक्ट का एक मेजर सा रीजन क्या होता है कि हमारा जो बेस है, बेस ईयर या बेस अमाउंट जो भी हम रखते हैं वो एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के बेसिस पे रखते हैं कि इतना तो हमारा होना ही चाहिए, है ना। अगर वो बार इनिशियली हाई हो और उसके नीचे अगर हम ऑपरेट करते रहें, सपोज कीजिए कि 50 की बार है, हमने ऑलरेडी सेट की हुई है, जो कि ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड 50 से नीचे जितनी भी इन्फ्लेशन हमारी आती रहेगी हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ना। इंटरनेशनल लेवल पे हम इजीली बता सकते हैं कि हमने ये जो हमारा बार है या जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है, उससे तो हमने कम ही इन्फ्लेशन रखी है ना। बट ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसीज को जो डायरेक्ट करने में या गवर्नमेंट के लिए भी ऑल ओवर यहाँ पर बढ़िया नहीं होती है चीज़। क्यों? क्योंकि रियल टाइम डेटा जो है हमें प्रोवाइड नहीं करता। सेम केस है हमारे पास ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट डिप 3.9%, कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके केस में अगर हम देख रहे हैं पर्सनल व्यक्ति के तौर पे भी, ठीक है, वो कम हो गया है, यानी कि 1.9% रह गया है अब, जो कि कलेक्ट किया है इस बार गवर्नमेंट ने, दैट इज 7.99 लाख करोड़ रुपीस। एंड फर्दर उन्होंने बोला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू कि हायर रिफंड रेट भी है, कि नेट कलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके, मतलब 3.9% ही हमारे पास जो रेवेन्यू फाइनली हमने कलेक्ट किया है वो रह गया है, क्योंकि अब रिफंड्स भी लोग जनरली मांगते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिन्होंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया होता है उनको रिफंड आता है या वॉट एवर, ठीक है। उसकी वजह से भी, उन रीजंस की वजह से भी जो रिफंड रेट्स हैं वो हाई हो गए हैं। एंड फर्दर हमारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो और ज़्यादा श्रिंक हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है यहाँ पे। एंड हमारा जो फाइनेंशियल ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शंस फॉर प्रीवियस ईयर, अगर हम फाइनेंशियल ईयर के तौर पे देखें तो 8.14 लाख करोड़ टिल अगस्त 2024 था लास्ट ईयर, जो कि अब कम हो गया है। एंड लोअर कलेक्शन जो हुई है नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्या इनकम टैक्स भी आता है। वेराज अगर नॉन कॉर्पोरेटिव टैक्स कलेक्शन की बात करें वो भी 4.43 लाख करोड़ हो गया इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो कि अब 8.3% से डाउन हो गया है फ्रॉम 4.83 लाख करोड़ कलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ 2024-2025, तो वो भी कम हो गया है। एंड जो कैटेगरी जिसके जो कि इंक्लूड होती है इसके अंदर, कौन सी होती है? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज,
then firms, associations of persons, bodies of individuals, local authorities and artificial judicial persons. बट अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करते हैं ग्रॉस लेवल पे, वो बढ़ गए हैं 3.33 लाख करोड़ सो फार दिस ईयर फ्रॉम 3.08 लाख करोड़ जो कि लास्ट ईयर अब हुआ था, ठीक है। तो ये जंप इन द फंड रिफंड्स विच इंक्रीज 9.8 ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उन्होंने भी यहाँ पे रिफंड जरूर लिए हैं बट थोड़ा सा यहाँ पर 3.03 से 3.33 हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर इंक्लूजन यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स है यहाँ पे आइडिया दिया गया था। अब उससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओनली। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो मेजर्स होते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है कि इनकरेक्ट हो जाती है ना, अदर केस। तो हाई बेस बेनिफिट्स द आरबीआई इन द लॉन्गर रन फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि बेस जो है वो रियल टाइम डेटा आपको नहीं दे रहा, तो इस वजह से जो आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में इन द लॉन्गर रन ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हमारा जो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से हमने जो इन्फ्लेशन है उसके लेवल से लो ही रखा है ना। तो अकॉर्डिंगली हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है सीपीआई के बेसिस पे भी, एंड इसके अलावा हमारे पास जो कंज्यूमर का खुद से पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो भी, उसका इंडेक्स जो है वो भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो दो मेजर्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। देन आधार वोटर आईडी नंबर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप रूल्स बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। सो अब आधार वोटर आईडी नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो अब यहाँ पर ना मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता देती हूँ कि क्या हो जाता है कि एक बाबू अब्दुल रौफ सरदार करके हैं, उनका एक्यूज किया गया है कि वो इलीगली बांग्लादेश से यहाँ पर इंडिया में आ गए हैं, एंड उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, उनका आधार कार्ड भी है उनके पास, ठीक है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये रूलिंग की कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड टोटली यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि प्रूफ ऑफ सिटीजन है, जो कि अब हमारे पास हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर चीजें दी गई हैं स्पेसिफिकली वो, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी हमें फुलफिल करना यहाँ पर जरूरी है। एंड ये सेम व्यक्ति है, इनको चार्जेस इनके अगेंस्ट कौन से लगे हैं, सेक्शन 335 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 336 क्लॉज 3 एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी फॉर अदर एग्रावेटेड फॉर्म के अंदर, 340 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रेड विद सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 एग्रावेटेड ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबव ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंगली। तो ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो उनको अभी तक यहाँ पर बेल के लिए अलाउ नहीं किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, एक न्यूज़ ये है। दूसरी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट रिफ्रेन्स फ्रॉम स्पेसिफाइंग वैलिड आईडीज फॉर सिटीजनशिप। तो हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था, इसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के अंदर चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आधार कार्ड और ESIC नंबर जो आधार कार्ड या इवन वोटर आईडी कार्ड के थ्रू जो ESIC नंबर होता है वो वैलिड नहीं होता, आपका सिटीजनशिप के लिए नहीं होता वो, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग की गई थी इस चीज़ के तहत कि आप एटलीस्ट हमें बता तो दो कि कौन से फिर आप आईडीज ऐसे दो जो सिटीजनशिप को ग्रांट तो करे। अब सब चीज़ या हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ को पॉसिबली यहाँ पर डेटा नहीं दे सकता। इफ अ पर्सन इज रिजाइडिंग आफ्टर 1947 इन इंडिया ऑल्सो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो इन एनी केस हो ही जाता है ना। सो अब जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बाय नेचुरलाइजेशन हो सकता है या अटेंड हो सकती है सिटीजनशिप, तो वो हर एक के पास कागज यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, तो अब कैसे उस चीज़ को स्पेसिफाई करोगे। तो उसके ऊपर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। बस यही जो रिप्लाई आया है मिनिस्टर के थ्रू वो यही था कि जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर बाय बर्थ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 3, बाय डिसेंट हो सकता है सेक्शन 4 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5 नेचुरलाइजेशन, सेक्शन 6 एंड और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। किसके अंडर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो आप ऑलरेडी सिटीजन हो, बट कैसे प्रूव करोगे ये चीज़ अभी नहीं बताई गई है। तो इससे जुड़ा सवाल जो है अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, एंड के बाद वाला पोर्शन कौन सा सही है आपको ये बताना है, उसमें से इनकरेक्ट कौन सा मार्क करना है वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, either of whose parents was born in the territory of India, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 10 years immediately preceding the commencement, या all of the above, ठीक है। कि सारे इनकरेक्ट हैं या इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको एक 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट की बात की गई है ना, तो 10 ईयर्स नहीं, ये 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि बॉर्न हुआ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो वो
या जिनके पेरेंट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पर बॉर्न हुए हैं वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे ऑटोमेटिकली, जो कि अब ऑर्डिनरी सिटीजन है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लास्ट 5 ईयर्स से इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से 5 साल पहले जो इंडिया के अंदर रह रहे थे वो भी अब सिटीजन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन इंडिया है, ब्रॉटअप तो क्या बॉर्न इन इंडिया है, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताया गया डायरेक्टली। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 हमें सिटीजनशिप का, जो कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बताता है। दैट इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन बांग्लादेश जूट टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज ऑफिशियल्स। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वाया लैंड रूट बांग्लादेश से कोई भी जूट प्रोडक्ट इंडिया के अंदर नहीं आएगा। नवा शेवा जो हमारे पास सी पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से कोई भी सामान जूट से रिलेटेड बांग्लादेश इंडिया को भेज सकता है, बट लैंड बॉर्डर से कोई भी जूट का प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो उसी के एडिशन में 2-3 चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, कि बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स के साथ एक्चुअली में हुआ क्यों, कि बांग्लादेशी जितने भी एक्सपोर्टर्स है ना वो मिसडायरेक्ट कर रहे थे गुड्स अंडर द हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पे काम करते हैं, पे काम आते हैं। हार्मोनाइज्ड लेवल पे आपके जो ट्रेड के लिए सिस्टम है, कोड्स हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे थे। कैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट इन डिफरेंट नेम्स वर किलिंग लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, लोकल इंडस्ट्री, इंडिया की लोकल इंडस्ट्री, एंड मोर ओवर उन्होंने एंटी डंपिंग पॉलिसी जो है उसको सरकमवेंट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट किया जो कि पहली बार दूसरी कंट्री से आई थी, उसके ऊपर अपना लेबल लगा दिया। एंड ऑल टुगेदर जितना भी उन्होंने एक्सपोर्ट इंडिया को किया ना जूट को लेकर, उससे आप कह सकते हो कि बांग्लादेश सपोज कीजिए 100 यहाँ पर यूनिट्स बना सकता है जूट के, जो उन्होंने एक्सपोर्ट किए, ठीक है, इंडिया को, वो 120 या 150 के आसपास थे। मतलब जितना वो बना सकता है उससे ज्यादा उसने एक्सपोर्ट कर दिया। दैट ऑटोमेटिकली मींस कि आपने किसी और कंट्री के प्रोडक्ट पे इंडिया पे बांग्लादेश का लेबल लगा के इंडिया को भेजा है। तो एक तरह से ये डंपिंग पॉलिसी हुई कि आप डंप कर रहे हो अपना एक्स्ट्रा सामान इंडिया के अंदर, बट वाया अनदर रूट, दैट इज बांग्लादेश इन दिस केस। तो इस वजह से भी ये चीज की गई। तीसरी चीज कि टाइट किया जा रहा है इंपोर्ट ऑफ जूट एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम बांग्लादेशी जूट। ये ऑलरेडी जून 27 को इंडिया ने बैन कर दिया था एंट्री ऑफ सर्टेन रेंज ऑफ जूट आइटम्स। ठीक है, तो बांग्लादेश से कौन सी चीजें और बैन की गई हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑल्सो बैंड एक्सपोर्ट बाय बांग्लादेश ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जिसमें बेक्ड गुड्स हैं, स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, कन्फेक्शनरी है, कॉटन एंड कॉटन यार्न वेस्ट, प्लास्टिक एंड पीवीसी फिनिश्ड गुड्स। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, पिगमेंट्स, डाइस, प्लास्टिसर्स, ग्रैन्युलर्स एंड वुडन फर्नीचर्स, जो कि अब लैंड पोर्ट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा से आ सकते हैं, एंटर कराए जा सकते हैं। ऐसे ही सेम गुड्स जो हैं वो बैन किए गए थे फ्रॉम एंटरिंग इंडिया थ्रू द लैंड कस्टम सैंक्शंस ऑफ चंग्रबधा एंड फुलबाड़ी। ठीक है, इनिशियली पहले बैन किया गया था, बट अब ये एक्सेप्शंस में डाल दिए गए हैं। ठीक है, एंड टेक्सटाइल्स एंड जूट कंस्टिट्यूट 2 ऑफ द मेजर ऑफ इंडिया बांग्लादेश ट्रेड। मेजॉरिटी में हमारे पास टेक्सटाइल एंड जूट का ही सामान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अभी चाइना गए थे बांग्लादेश के एक मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ पे चाइना की सराहना भी की एंड साथ में बांग्लादेश की भी बात की कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना एंड इट ऑल्सो इन्वाइटेड चाइना टू टेक एडवांटेज ऑफ बांग्लादेश बिजनेस पोटेंशियल, कि आप इन्वेस्ट कीजिए बांग्लादेश के अंदर। तो अब उससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं कि वुडन फर्नीचर एंड डाइस कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश वाया लैंड रूट। दूसरी चीज है, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया, करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वुडन फर्नीचर एंड डाइस जो है इसको इंपोर्ट किया जा सकता है, बट सेकेंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। तो मैं आपको ये फैक्ट याद करवाना चाहती हूँ, तो उसी अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। ऑलरेडी यहाँ पर जो 4 सेमीकंडक्टर्स प्लांट हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। ओडिशा के अंदर एंड स्पेसिफिकली भुवनेश्वर के अंदर 2 प्लांट्स की सैंक्शन की बात की जा रही है, पंजाब के अंदर 1 एंड आंध्र प्रदेश के अंदर 1। ठीक है, एंड कौन से प्लांट्स है ये, जो अभी किसके ऊपर होगा, सिलिकॉन कार्बाइड करके सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर की या मैन्युफैक्चरिंग करने की यहाँ पर प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, सो अब कौन सी है, सिलिकॉन
इन्फो वैली भुवनेश्वर कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक्सपैंड करेगा अपने एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मोहाली के अंदर भी स्पेसिफिकली, एंड सिलिकॉन वैली की तरह जो आप कह सकते हो एक उसका ओडिशा के अंदर एक छोटा सा प्लांट बनाया गया है सेमीकंडक्टर का, उसको भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। एंड 3D ग्लास सोल्यूशन इंक करके है, वो सेटअप करेगा वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग एंड एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट। तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस एक भुवनेश्वर के अंदर, 2 भुवनेश्वर के अंदर होंगे, एक आंध्र प्रदेश में एंड एक पंजाब के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू होगी फॉर सेमीकंडक्टर्स, दैट्स इट। उसके अलावा आपको यहाँ पर चूज करने की, आप कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड का सेमीकंडक्टर्स? फर्स्ट हाई वोल्टेज ऑपरेशन, सेकंड फास्टर विचिंग नहीं आएगा, ये स्विचिंग आएगा, स्विचिंग स्पीड, थर्ड एक्सपेंसिव, डी दैट इज हाई ऑन रेजिस्टेंस। तो ये चारों में से कौन सा एक फीचर नहीं है सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स का? करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हाई ऑन रेजिस्टेंस। सो अब जो सिलिकॉन कार्बाइड एज अ सेमीकंडक्टर है ना, वो व्हीकल्स में यूज हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज हो सकता है, एंड मेजर रीजन बीइंग कि उसकी वोल्टेज ऑपरेशन अंडर हाई वोल्टेज ऑल्सो ये ऑपरेट कर सकता है। इसको ईजिली आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एज कम्पेयर टू हमारी ओरिजिनल जो सिलिकॉन चिप्स हैं उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, एंड ऑल टुगेदर क्यों? क्योंकि हमारी ईवीज की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में खुद से ही मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। एंड एक स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर्स के लिए रिसर्च सेंटर 45 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट उसके लिए भी यहाँ पर सैंक्शन कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द फर्स्ट 3 आर द फीचर्स ऑफ, वैसे 4 ही हैं, ठीक है, नॉट अ फीचर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स। वैसे पहले 3 जो है इसके फीचर्स है। हाई ऑन रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, वो इसका एक प्लस पॉइंट नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी काफी ज्यादा हाई है। देन इंडियन एयरफोर्स प्रायोरिटाइजेस इंडक्शन ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ों को डिफेंस सिस्टम को S-400 को यूज़ किया था, शिल्का को यूज़ किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ की गई थी। ठीक है, देन स्कैल्प, रैम्पेज एंड क्रिस्टल मेज मिसाइल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। ठीक है, रेपिटेशन है तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या दी गई है? रशियन R-37 मिसाइल, जो कि अब ओवर 200 किलोमीटर्स की है, जो एक सिग्निफिकेंट टैक्टिकल एज अगेंस्ट बोथ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न एडवर्सरीज हमें हेल्प कर सकता है। तो पहली बार वर्ड जो है वो वेस्टर्न एडवर्सरी यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो अब एक तरह से वो हो सकता है पाकिस्तान को भी रेफर किया जा रहा है, या हो सकता है किसी और कंट्री जो कि इन द वेस्ट हो। ठीक है, आई विल नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग ऑफ दैट। एंड नॉर्दर्न एडवर्सरीज को टैकल करने के लिए, एंड रशिया ने यहाँ पर ऑफर किया है कि ये जो मिसाइल्स है R-37 वो इंडिया को देने के लिए तैयार भी है। ठीक है, IAF जो है वो प्रोजेक्ट कुशा, जो कि इंडिजिनस इनिशिएटिव है DRDO के द्वारा डेवलप करने के लिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसको भी डेवलप कर रहा है। तो इन एडिशन टू दैट आपका एक तो R-37 आपको और एक्स्ट्रा बिल्ड करना पड़ेगा इसके ऊपर, दूसरा है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या चीजें यूज हुई वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, वो रिपीटेशन है आपके लिए। ठीक है, एंड इट इज अंडर वे टू प्रोक्योर 2 एडिशनल स्क्वाड्रंस ऑफ द रशियन S-400 ट्राइम सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, कि हम अब 2 एडिशनल स्क्वाड्रंस जो है वो लेने के लिए तैयार है। ठीक है, एंड इसकी वजह से, इसी की कैपेबिलिटी की वजह से इंडिया जो है अब बच पाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, है ना, अर्ली डिटेक्शन हो गई थी। सो इसी वजह से अब R-37 के ऊपर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पूछ लिया है, ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रशियन R-37 मिसाइल। कि हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, 7 मैक इसकी स्पीड है, कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 300 to 400 किलोमीटर्स, 510 kg वेट। कौन सा इसमें से फीचर इसका नहीं है? स्लाइड साइज का आंसर का डिफरेंस यही है कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है इनकरेक्ट है, कि 7 मैक नहीं 6 मैक की स्पीड है इसकी। ठीक है, हाइपरसोनिक का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड से जल्दी ट्रैवल करता है, एंड 300 से 400 किलोमीटर तक ये अब ट्रैवल कर सकती है मिसाइल, एंड इट इज 5 to 510 kg इन वेट। एयर टू एयर ये मिसाइल है। ठीक है, सो बियॉन्ड विजिबल रेंज BVR जिसको हम बोलते हैं, उसका ये पार्ट है, तो ये स्ट्राइक कर सकती है अपने टारगेट को इजीली। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। देन ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस लाइकली टू डबल इफ डॉलर इज डिवैल्यूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी, दूसरी चीज कि डॉलर की डिवैल्यूएशन की अगर बात चल रही है तो
सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या बताई गई कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड में वर्ल्ड्स का कंज्यूमर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट नहीं, अब नेट प्रोड्यूसर बनना चाहता है। ये लाइन का क्या मतलब है? कंज्यूमर अगर है अभी तक वर्ल्ड का कंज्यूमर अगर यूएसए है, दैट मीन्स कि उनकी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो एक्सपोर्टर बन जाता है या मैन्युफैक्चरर बन जाता है तो दैट मीन्स कि उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी यहां पर इंपोर्ट से। ठीक है, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं कि अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि आपको पैसा जो है बाकी कंट्रीज को देना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका एक तरह से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि आपका ट्रेड सरप्लस चल रहा है। अगर आपका ट्रेड सरप्लस चल रहा है तो आपकी वैल्यू करेंसी की मार्केट में बढ़ जाती है। तो करंटली इनका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में पढ़ा था कि टॉप 10 नेशंस जिसके अंदर इंडिया 8th या 9th पोजीशन पे आ रहा था, उनके साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। जब हम टैरिफ्स की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली जब हमने 50% टैरिफ वाली न्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है, कि 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर ही क्यों लगाया गया, बल्कि इनका ट्रेड डेफिसिट यूएसए का बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, वेनेजुएला, इवन भूटान, आई गेस नॉट भूटान, चाइना, वेनेजुएला एंड हमारे पास फर्दर और 7-8 कंट्रीज थी। 10 कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, मेजर ट्रेड डेफिसिट जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी कंट्री का हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ट्रेड डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आपको गोल्ड देना पड़ेगा उन नेशंस को, क्योंकि आपके पास इतनी करेंसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एंड इंटरनेशनली आपका जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो क्यों ना अभी के लिए यूएसए अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू कर दे, या आप कर सकते हो जैसे इंडिया में भी डिवैल्यूएशन टाइम एंड अगेन होती है, अभी के लिए अगर डी वैल्यू कर देता है यूएसए अपनी करेंसी की वैल्यू, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ नोट्स जो हैं उनको यहां पर ज्यादा प्रिंट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि नंबर ऑफ नोट्स उनको ज्यादा प्रिंट करने पड़ेंगे इस ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में लाने के लिए। अब नंबर ऑफ नोट्स वो ज्यादा प्रिंट करेंगे तो वो एक्सपोर्टर बनने की कोशिश करेंगे इन द कमिंग टाइम। ठीक है, धीरे धीरे करके वो अब उस वजह से क्या होगा, अपना ट्रेड सरप्लस में लेके आने की कोशिश करेंगे। सो एज अ रिजल्ट अगर अभी डिवैल्यू कर देता है यूएसए अपने डॉलर को, सो एज अ रिजल्ट गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अब डिवैल्यूएशन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ट्रेड डेफिसिट है, गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड की सप्लाई आप बढ़ा दोगे सडनली। ठीक है, सप्लाई भी क्या, गोल्ड अगर आप पे करना शुरू कर दोगे, सिंस डॉलर जो है एक ऐसी छोटी मोटी करेंसी नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई भी ऐसा एक्सचेंज करते हैं तो डॉलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑटोमेटिकली गोल्ड के प्राइस आने वाले टाइम में अगर यूएसए डिवैल्यू करता है अपनी करेंसी, बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड में ही पेमेंट होगी, है ना। तो आने वाले टाइम में डिवैल्यूएशन, जो कि अभी इजी स्टेप नहीं होगा एंड हो सकता है ना भी लिया जाए, बट इन एनी केस ऑल्सो अगर डिवैल्यूएशन होती है तो भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, बट इसका एक जो है नुकसान वहां की इकोनॉमी के लिए ये होगा कि वहां पे जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिवैल्यूएशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ नोट्स की प्रिंटिंग आप बढ़ाओगे, इस वजह से जो मनी सप्लाई इन द मार्केट होगी वो ज्यादा होगी। चाहे वो आप इंटरनेशनल लेवल पे ही बात कर लो या इवन की यूएसए के अंदर भी बात कर लो, तो मनी सप्लाई इन द मार्केट अगर ज्यादा हो जाएगी करेंसी की, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, सो इसी वजह से मनी की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो हमारी क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो टेम्पररी तौर पे ही सही एटलीस्ट बढ़ेगा यूएसए के अंदर, जो कि ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर आने वाले टाइम में चांसेस आर, चाहे ट्रेड डेफिसिट हो या चाहे आगे डिवैल्यूएशन हो, दोनों केसेस में हमारे पास गोल्ड की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर 2030 तक एन आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो $7,000 के आसपास यहाँ पर होगा। ये पूरी न्यूज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, इसको एक बार लाइट रीडिंग आप दे देना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन कंसिडर द फॉलोइंग, सवाल क्या है, द मोर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय द कंट्रीज द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ द करेंसी। When central banks purchase gold, it affects the supply and demand of the domestic currency and may result in inflation. So कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है?
पहली स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट क्यों है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी करेंसी जो है वो दे रहे हो ना दूसरे को, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज कि जब सेंट्रल बैंक परचेज करता है गोल्ड, ऑब्वियसली सप्लाई एंड डिमांड का जो वो फंडा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो तो चेंज होता ही है ना, एंड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर अब हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अगर गोल्ड खरीदता है तो गोल्ड की सप्लाई इंडिया के अंदर चाहे वो एज अ रिजर्व ही रखे, तो सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा सा तो यहाँ पर परचेज कर लिया ना, तो अब उससे क्या होगा, गोल्ड के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली जब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इसका मतलब यही है कि जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं एक तरह से, मतलब आप एक तरह से प्रोड्यूसर अब नहीं रहे। ठीक है, एंड लोग उस कंट्री के पैसे के अंदर, करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग खड़ी है एंड वो सेल्फ रिलायंट है। जैसे कि इस केस में अगर हम चाइना की बात करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खुद से ही एक मैन्युफैक्चरर है, तो लोग क्यों नहीं उनकी करेंसी में परचेज करना चाहेंगे आने वाले टाइम पे, क्यों, क्योंकि पता है कि वो घाटे में नहीं जाने वाले, उनका ट्रेड भी है, चाहे वो अभी डेप्ट में नहीं है, डेफिसिट नहीं है, सरप्लस के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी वहां पर तो ऑब्वियसली लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना। सो एक तरह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस से यूएसए लेकर आना चाहता है विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। देन हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, ये है आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको अब आप लाइट रीडिंग दोगे। मेजर पॉइंटर्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है, क्या क्या है, बट इन डिटेल या इन डेप्थ आपको खुद यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहली चीज यहाँ पर मेंशन किया गया आपको स्टारलिंक के बारे में। दूसरी चीज यहाँ पर आपको मेंशन की गई यहाँ पर कि हमारे पास अभी जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं या इंटरनेट फैसिलिटी है वो कैसे डिफरेंट है स्टारलिंक से। ठीक है, तो इन दोनों पे मैं आपको पहले सवाल का जवाब देती हूँ। स्टारलिंक क्या है, एक ऐसा क्लस्टर है किसका, सैटेलाइट्स का, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज अपने सैटेलाइट्स के क्लस्टर को अब स्पेस के अंदर लॉन्च करते हैं एंड वहां से आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब नॉर्मल इंटरनेट और स्टारलिंक के बीच में डिफरेंस क्या है, देयर इज अ लॉट मोर डिफरेंस, कि हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट फैसिलिटी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पिलर्स चाहिए होंगे, वायर्स चाहिए होंगी, ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात, कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूटने के चांसेस हैं, आप जो है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसी को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए स्टारलिंक है जो कि अब स्पेस में वाया सिग्नल्स या वाया डिफरेंट वेवलेंथ्स आप तक इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाएगा। तो हमारे पास जो इसके ड्रॉबैक्स है नॉर्मल इंटरनेट के वो कम हो जाएंगे या ओवर पार हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो अब अगर हम पैसे की बात करें तो ऑटोमेटिकली जो $50 के आसपास हमें नॉर्मल इंटरनेट पर मंथ यहाँ पर कॉस्ट करता है, ये $500 के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये है। तो अब यहाँ पर स्टारलिंक की जब हम यूजेज की बात करते हैं तो इसकी डुअल यूजेज है। पहला यूजेज है इसके सिविलियन यूज, दूसरा है मिलिट्री यूज। तो यहाँ पर आपको ना एक स्पेसिफिक उन्होंने एग्जाम्पल दिया मिलिट्री यूजेज के लिए कि यूक्रेन एंड रशिया की वॉर के अंदर रशिया के ट्रूप की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन जो है वो स्टारलिंक को यूज कर रहा है। टाइम एंड अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी सर्टन टाइम्स में जो सैटेलाइट वाले हमारे पास अवेलेबल होते हैं इंटरनेट्स, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास जो आप कह सकते हो कि एनिमी नेशन से बहुत सारे ऐसी चीजें भी आई हैं या इवन के ड्रोन्स भी देखे गए हैं। ठीक है, जिनकी पुष्टि इस बार यहाँ पर इस आर्टिकल ने की। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि सिंस ये स्पेस से चलेगा हमारे पास स्टारलिंक, तो एयरप्लेन पे भी आपको ऑटोमेटिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि अभी यहाँ पर इतना ज्यादा पॉसिबल नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, नॉर्मल इंटरनेट के कनेक्शन के लिए। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं लोग, जहां तक वायरिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो यूज कर सकते हैं स्टारलिंक को भी। अब स्टारलिंक जो है, मैंने आपको बोला कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, 3 तरह के ऑर्बिट्स के अंदर यहाँ पर बनाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। ऑर्बिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास है अब 3 तरह की ऑर्बिट्स।
ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी, देन हमारे पास मिडिल वाले कुछ एरिया में लो अर्थ ऑर्बिट हो गई, तीनों ही अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, सिंस अब इसकी हाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, अब कितना है वो एग्जैक्ट आप देख लेना, 3000 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली अब हमारे पास सैटेलाइट्स होंगी वो हैवी होंगी, ठीक है, एंड यहाँ पर लेटेंसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब कि इंफॉर्मेशन आप तक लेट पहुंचेगी, बहुत टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए। प्लस अब जियो स्टेशनरी वर्ड यूज किया है, तो स्टेशनरी के तौर पे ये एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली एक जगह को मॉनिटर कर सकती है, या एक स्पेसिफिक जगह को अगर आप सिग्नल्स भेजना चाहते हो, उसी जगह पे इसको स्टेशनरी रख के, यानी कि बिल्कुल सीधा यहाँ पर स्टैचू जैसे खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि ये अब अर्थ के मूवमेंट के साथ चलती है, तो एक ही जगह को ये मॉनिटर करती रहेगी एंड सिग्नल भेजती रहेगी। लेटेंसी रेट इसका ज्यादा है, एंड इफेक्टिवली अगर हम देखें तो इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हैवी होता है सामान, इसको लॉन्च करने के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा लगता है। रिलेटिवली अगर हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट की यहाँ पर बात करते हैं, बीच का आ गया ना, यहाँ पर बीच का बंदर वाली बात आ गई, तो लेटेंसी पीरियड जो है रिलेटिवली लो हो गया, एक्सपेंस जो है वो रिलेटिवली कम हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यूज कर सकते हो इंटरनेट सेफली, बट अगेन लेटेंसी पीरियड है, तो आप डेली यूजेज के लिए या एग्जैक्टली अभी की यूजेज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा डिले या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें, उसके लिए ना आप जीईओ को यूज कर सकते हो ना एमईओ को यूज कर सकते हो। कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको भेजनी है कि हाँ दिन में एक बार भेजनी है वो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया हमारे पास, कोई भी तरह की वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप सैटेलाइट को यूज कर सकते हो, ये सारी चीजों के इसको आप यूज करोगे। तीसरी आती है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो सबसे ज्यादा यूनिक है एंड सबसे ज्यादा हाईली यूज है, आप कह सकते हो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। क्यों, लेटेंसी रेट सबसे ज्यादा कम है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो चीप है ये। इसके बाद लेटेंसी रेट कम, एंड एक तरह से इसको एज अ क्लस्टर लॉन्च किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये इजिली असेंबल हो जाती है, एंड टाइम एंड अगेन इंटरनेट फैसिलिटी को एट अ फास्टर रेट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एलईओ में ही ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये आपको पूरा आर्टिकल बता रहा है, ठीक है, कि अब हमारे पास कैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, स्टारलिंक कैसे डिफरेंट है, एंड कैसे इसको अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट उन्होंने कंसर्न्स भी यहाँ पर ये दिखाए, अब जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर के टाइम पे इसका मिलिट्री यूजेज ऐसा हो सकता है ना, तो हो सकता है कि एनिमी नेशंस तक इंफॉर्मेशन टाइम एंड अगेन पहुंच पाए, तो उसके लिए बार कैसे यूज किया जाएगा, किस लेवल तक उसको अलाउ किया जाएगा, उसके ऊपर अभी काम करना बाकी है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई यहाँ पर। तो अब इससे रिलेटेड सवाल हम देख लेते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, जीईओ हैवी एंड लार्ज सैटेलाइट्स, एमईओ लोअर लेटेंसी, एलईओ चीप, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो लोअर लेटेंसी की जब यहाँ पे बात की जा रही है एज कंपेयर टू जीओ कर दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो आप इजीली यहाँ पे इसको बता सकते हो कि तीनों के तीनों पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, एक बार आप इसको पढ़ लेना। एंड हमारे पास अब ICMR कर लेकर एक ये लाइट रीडिंग वाले है, पेमेंट सिक्योर बैंक्स, पेटीएम को जो है वो अब लाइसेंस मिल गया एग्रीगेटर का, एंड इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपके पास स्टैट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि अब हाईकोर्ट जज की रिमूवल के लिए जो मोशन है वो अब उनके लिए कमेटी बिठा दी गई है ऑफिशियली। अब पोटेंशियल अब्यूज ऑफ BNS का सेक्शन 152 क्या है उसके ऊपर एक बार रीडिंग दे देना, ठीक है। तो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज जरूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच।